हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्या है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में आज जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब पहला क्वेश्चन ही ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल लैटिस। देखिए, जो लास्ट टॉपिक था हमारा उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो सो बच्चों, दिक्कत क्या आती है कि देखिए हम ही इस चैप्टर के अंदर सॉलिड पढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि यूनिट का नाम सॉलिड स्टेट है। लेकिन कौन सा सॉलिड पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने वाले हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो रिप्रेजेंटेशन है ना, अब ये तो नहीं है कि हमें उस क्रिस्टल को उठा के लेके आएंगे और उसके जो है स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्या बनाया जाता है, किसी भी चीज की स्टडी के लिए एक इजी वे और इजी मेथड बनाया जाता है। अब हम लोग जैसे एक डायमंड की बात करते हैं, जब हम डायमंड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या हम एक डायमंड लेके आते हैं? नहीं लेके आते ना। अगर डायमंड को वैसे देखने को मिले तो कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉट्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ डॉट्स उनकी जो बॉन्डिंग है वो शो करते हैं और एक्सप्लेन बताते हैं कि ऐसा कुछ डायमंड का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से क्या है, क्रिस्टल के भी जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे हमारे, वो विद द हेल्प ऑफ डॉट्स हम क्या करते हैं, शो करते हैं। लैटिस मतलब क्या है, उसका घर। लैटिस का मतलब क्या होता है, घर। मतलब जहां पर वो क्रिस्टल का जो घर है उसके बारे में हमें क्या बतानी, डिटेल बतानी है एक तरीके से, ठीक है। इसको आप क्रिस्टल लैटिस भी बोल सकते हो, आप इसको स्पेस लैटिस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, स्पेस लैटिस भी बोल सकते हैं। अब देखिए, जब आप डायमंड का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो आपने कहा कि मैम क्या होता है कि एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं उसके बाद में एक और कार्बन आएगा, उससे फर्दर क्या होंगे, 4 कार्बन आगे जाके जुड़े होंगे। फिर से कोई कार्बन होगा, उससे क्या होगा, 4 कार्बन आगे जाके जुड़े होंगे। तो ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं अपने जैसे सेल्स को है ना। जो इस बॉन्ड का नेचर होगा वही इस बॉन्ड का नेचर होगा। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो मुझे अगर एक बॉन्ड की नॉलेज होगी, एक पार्ट की नॉलेज होगी, तो मैं बाकी के जो है पार्ट की भी बारे में क्या कर सकती हूँ, डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो अगर मैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस को डिफाइन करूं तो कह सकती हूँ स्पेस लैटिस और दैट स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस is a regular repeating arrangement of points in space। किसी भी स्पेस में हम पॉइंट्स की रेगुलर और रिपीटिंग जो अरेंजमेंट दिखाते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस है उसको हम क्या किस में देखते हैं बच्चे, 2 डायमेंशनल में भी देखते हैं और 3 डायमेंशनल में भी देखते हैं, दोनों में ही स्टडी करते हैं। अगर मैं 2 डायमेंशनल की बात करूं, देखो स्पेस का नाम आता है तो स्पेस ऑब्वियस सी बात है 3D को एक्सप्लेन करता है। तो अगर मैं पहली बात करूं दैट 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। इसमें जैसे कि क्रिस्टल लैटिस में हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स दिखाकर उनकी अरेंजमेंट्स दिखा रहे हैं, राइट। तो इसी में क्या करना है, जो पॉइंट्स हम दिखा रहे हैं वो एक प्लेन में दिखाने हैं। किसमें दिखाएंगे, प्लेन में दिखाएंगे। तो मैं यहां पर बोल सकती हूँ दैट ए टू डायमेंशनल लैटिस इज अ regular arrangement of points in the plane। प्लेन के अंदर क्या दिखाते हैं हम, उनकी रेगुलर अरेंजमेंट दिखा सकते हैं। जैसे पेपर ही ले लो, अभी जो मैं अरेंजमेंट अगर दिखाना चाहूंगी तो 2 डायमेंशनल में ही दिखा सकते हैं, जूम कर सकते हैं कि 3 डायमेंशनल में है, लेकिन 2 डायमेंशनल में कैसे दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमने माना कि क्रिस्टल के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम कार्बन मान के चल रहे थे। अब यहाँ पर कार्बन जरूरी नहीं है कि कार्बन ही होगा, कोई भी जो आपका क्रिस्टल जिस चीज से मिलकर बना हुआ है, मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, उनको हम किससे दिखा रहे हैं, इन डॉट्स से दिखा रहे हैं, ठीक है, इन पॉइंट से दिखा रहे हैं। तो किस तरीके से हो सकते हैं, ये जो आपके एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल या आयन बोल लीजिए, वो इस तरीके से भी जुड़े हो सकते हैं, इस तरीके से जुड़े होंगे, इस तरीके से जुड़े होंगे, इस तरीके से आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़े हो सकते हैं। अब वो एक डेफिनेट कोई भी शेप बना सकता है, स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, पैरेललोग्राम बना सकते हैं। वो इन पर डिपेंड करता है कि आपका हमारा जो क्रिस्टल है वो कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आती है इसमें, मैंने एक और नाम लिया है साथ में, यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब, यूनिट मतलब एक,
यानी कि अगर मुझे एक अरेंजमेंट का पता चल जाए किसी सेल के अंदर, किसी पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट का पता चल जाए, क्योंकि बाकी के एटम भी उसी तरीके से क्या होंगे, अरेंज होंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये एक पर्टिकुलर मैनर में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो अगर मुझे एक यूनिट के बारे में भी पता चल जाए तो मैं बाकी की यूनिट के बारे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। चलो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सब्जी बनती है, मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, सब्जी बनाई तो सब्जी में नमक मिर्च चेक करने के लिए क्या करते हो, उसमें से एक स्पून निकाला और टेस्ट कर लिया। ये तो नहीं है कि पूरी सब्जी खाकर फिर बताएंगे कि हाँ नमक मिर्च कैसा था, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपकी सब्जी है वो क्या है, एक यूनिफॉर्मली उसमें क्या है, जो मसाले वो सब मिक्स है। तो आपने थोड़ा सा टेस्ट किया, हाँ भाई अब इसका ऐसा टेस्ट है तो पूरी सब्जी का वैसे टेस्ट मिलेगा। ऐसे ही क्या है, आपने क्रिस्टल की अगर एक पार्ट के बारे में स्टडी कर ली तो बाकी के पार्ट्स वालों की भी जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो एक्सप्लेनेशन होगी बाकियों के लिए भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम क्या करते हैं कि एक यूनिट सेल को लेकर चलते हैं कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। बाकी यूनिट सेल की क्या हो जाती है, सेम प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। तो यूनिट सेल क्या होती है, द smallest lattice in its dimension, और जो बच्चे डायमेंशन है वो 2D भी हो सकती है और 3D भी हो सकती है। पोर्शन when repeated over again and again in different direction, ठीक है, in whole crystal, यानी कि क्या हो रहा है कि यूनिट क्या हो रही है, पूरे क्रिस्टल में एक एक करके वापस से क्या हो रही है बच्चे, रिपीट हो रही है। ऐसा आपको दिखाई भी दे रहा होगा ना, एक दूसरे से क्या है, जॉइंट है। अब मैं बात करूं कि ये जो यूनिट सेल होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो जो यूनिट सेल होती है बच्चे वो दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी परिमिटिव यूनिट सेल, और जो दूसरी होती है आपकी वो होती है सेंटर्ड यूनिट सेल और परिमिटिव यूनिट सेल में क्या डिफरेंस है। अब इन पॉइंट्स को लेकर चलिए। देखो ये पॉइंट्स क्या है, जुड़े हुए हैं, तो कहीं तो इनकी एंडिंग है। तो जो पॉइंट्स जुड़ के जो यूनिट बना रहे हैं, जैसे इस वाली यूनिट का एग्जांपल लेके चल रही हूं मैं, ठीक है। जैसे ये वाला पॉइंट है मेरे पास में, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ओके। तो ये वाली जो यूनिट है, पॉइंट्स तो मेरे क्या है, बाउंड्री वाले ये हैं, लेकिन ये वाली जो यूनिट बन रही है ये कहां पे बन रही है बच्चे, बिल्कुल सेंटर में बन रही है। मतलब बाउंड्री का कोई भी पॉइंट नहीं है यहाँ पर। बाउंड्री के पॉइंट्स कौन से आपके, ये वाले क्या है आपके, बाउंड्री के पॉइंट्स है, लेकिन बाउंड्री का पॉइंट नहीं है। तो जिसमें क्या हो, बाउंड्री का पॉइंट ना हो, वो क्या कहलाते हैं आपके, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं विच कंटेन इंटीरियर पॉइंट्स, जो इंटीरियर पॉइंट्स रखता हो। और जो परिमिटिव यूनिट सेल होती है इसमें क्या होता है, वो इंटीरियर पॉइंट्स भी रख सकता है, या मोस्टली यही बोलते हैं कि डज नॉट कंटेन इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि बाउंड्री वाले के एग्जांपल लेके चलते हो, डज नॉट कंटेन इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। तो यूनिट सेल आपको यहां पर समझ में आई होगी आई थिंक। अब मैंने कहा बच्चे कि जो लैटिस होती है, अब देखो यहां पर तो मैंने कुछ स्क्वायर टाइप में कुछ बना दिया, वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। अगर मैं लैटिस के बारे में एक्सप्लेन करूं, लैटिस और उसकी जो यूनिट होगी, मतलब लैटिस तो पूरा क्रिस्टल हो गया, मतलब पूरा क्रिस्टल में कैसे पॉइंट्स अरेंज है, और यूनिट यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट कैसी होगी। तो लैटिस आपके कैसे हो सकते हैं, एक स्क्वायर लैटिस हो सकता है आपके पास में, क्या हो सकता है बच्चे, स्क्वायर लैटिस हो सकता है। तो जो उसकी यूनिट होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर फॉर्म में होगी, यानी कि ये क्या है, एक स्क्वायर लैटिस हो गया, ठीक है। तो जो उसकी एक यूनिट होगी वो भी क्या होगी, यूनिट कैसी होगी, स्क्वायर होगी। दूसरी क्या हो सकती है, हो सकता है कि वो क्या हो, रेक्टेंगुलर हो। ये वाली कैसे हो सकती थी, ऐसे भी तो हो सकती थी, राइट। तो इस बार में ये कैसा हो जाता बच्चे, रेक्टेंगुलर हो जाता। तो इसमें जो यूनिट होगी वो क्या होगी, रेक्टेंगल होगी, ओके। थर्ड जो है, थर्ड क्या हो सकती है, पैरेललोग्राम हो सकती है। तो जो यूनिट होगी वो क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। कैसे, मान लीजिए कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है,
तो ये जो ज्वाइंट हो रहे हैं इस तरीके से क्या बना रहे हैं, ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, फोर्थ क्या हो सकता है, रोम्बिक हो सकती है बच्चे। ठीक है, अच्छा रोम्बिक होगी तो क्या होगी जो इनके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, रेक्टेंगल होंगे। ठीक है, फिफ्थ आती है हेक्सागोनल हो सकते हैं, हेक्सागोनल लाइक दिस। मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट्स हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट कर रहे हो। ये तो हेक्सागोनल की जो आपकी यूनिट होती है वो कैसी होती है बच्चे, रोम्बिक होती है। क्या होती है, रोम्बिक। तो आपके जो लैटिस है वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे और जो उनकी यूनिट होगी वो क्या होगी, इस तरीके की होगी। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जो बच्चे हमें यहाँ पर पढ़नी है ना, यूनिट्स हमें पढ़नी है, यूनिट को लेकर पढ़ना है। ठीक है, यूनिट सेल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लैटिस का हमें पता होगा कि लैटिस कैसी है, लेकिन जो स्टडी करनी होगी वो हमें कंप्लीट किसकी करनी होगी, यूनिट की स्टडी करनी होगी। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे, ये तो सिर्फ किसके लिए था, 2D के लिए था। अब हम बात करेंगे फॉर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, फॉर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। तो अगर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस को मैं डिफाइन करूं तो क्या कहेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स showing how मॉलिक्यूल की जगह क्या हो सकते हैं, एटम्स, और क्या हो सकते हैं, आयंस, आर अरेंज्ड इन डिफरेंट साइट्स इन 3 डायमेंशनल space is known as space lattice और क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि बच्चे ये क्या होते हैं, पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या है सर, ये पॉइंट है किस चीज के, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, आयन हो सकता है। तो ये जो अरेंजमेंट होती है ये किन की होती है, मेटल, आयन या मॉलिक्यूल की होती है। ये बताता है कि ये किसी भी क्रिस्टल के अंदर किस तरीके से अरेंज है। ठीक है, वो हम लोगों ने देख लिया कि हो सकता है स्क्वायर फॉर्म में हो, रेक्टेंगल बना रहे हो, पैरेललोग्राम बना रहे हो। ठीक है, एक होता है, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया, साइट, है ना। साइट क्या होता है, लैटिस साइट, लैटिस साइट। साइट मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट। मान लीजिए आप लोग कहीं पर घूमने के लिए गए, ठीक है, कहीं भी घूमने गए, फॉर एग्जांपल आप चंडीगढ़ घूमने के लिए गए, तो वो जो चंडीगढ़ कंप्लीट है वो तो है आपका क्रिस्टल, लेकिन उस चंडीगढ़ की कौन सी साइट आप देखने गए, जैसे सुखना लेक वहां पर फेमस है, तो आप वहां पर सुखना लेक देखने गए, दैट मीन्स दैट इज योर साइट। ठीक है, वो जो मेन पॉइंट है वो क्या है, साइट है। वो ऐसे ही क्या है, जब आप किसी क्रिस्टल की अरेंजमेंट के पर्टिकुलर पॉइंट को देखते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, उसकी साइट कहलाती है। तो अब किन पॉइंट्स को देख रहे हैं, हर एक पॉइंट को देख रहे हैं, तो जो एक जो इनका पॉइंट है ना वो क्या कहलाते हैं, उनके जिनको आप पॉइंट्स बोल रहे हो क्या कहलाते हैं, इनकी साइट्स कहलाते हैं, क्योंकि उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। तो कहेंगे द पोजिशन ऑक्यूपाइड बाई मॉलिक्यूल्स, द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, इन द क्रिस्टल आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट। यानी कि जो सुखना लेक ने कौन सी जगह घेरी हुई थी वो वही तो साइट कहलाएगी। ठीक है, यानी कि उस पूरे क्रिस्टल के अंदर उस पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल ने कौन सी जगह घेरी हुई है, ऑक्यूपाई किया हुआ, दैट इज इट्स लैटिस साइट। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उसकी लैटिस साइट कहलाती है। अगर मैं अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इनकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें पहली आती है दैट कहता है ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल, each point in the
क्रिस्टल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या है? जितने भी आपको जैसे ये पॉइंट्स आपको दिखाई दे रही है, क्या बताता है कि आपका जो क्रिस्टल है उसका वो किससे मिलके बना हुआ, कौन से एटम, मॉलिक्यूल और आयन से मिलके बना हुआ है, तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है? आपका एटम हो सकता है बच्चे, मॉलिक्यूल हो सकता है, और क्या हो सकता है? आयन हो सकता है। ईच पॉइंट इन द लैटिस, ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ठीक है, हर एक पॉइंट को क्या कहते हैं यहां पर हम? लैटिस पॉइंट। तो आगे जाके मैं बार बार जब लैटिस पॉइंट बोलूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द पॉइंट्स जॉइंड बाय लाइंस, जैसे अभी हमने ज्वाइन किया था, द पॉइंट्स जॉइंड बाय लाइंस टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। अब जैसे हमने उन पॉइंट्स को जोड़ा था, तो पॉइंट जोड़ने के बाद क्या बन रहा था? कोई रेक्टेंगुलर शेप, अलग अलग शेप आ रही थी, कहीं स्क्वायर बन रहा था, पैरेललोग्राम बन रहा था। दैट मीन्स कि वो जो पॉइंट्स है जिनको हम जब लाइन से जोड़ते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को शो करता है। ये तो थी इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोगों ने पढ़ी। अब आती है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स किसके करेंगे? यूनिट सेल के। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। बच्चे पैरामीटर का मतलब क्या होती है? मेजरमेंट, कि आप किसी यूनिट सेल को कैसे मेजर करते हैं, किस मतलब, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीजें। पैरामीटर का मतलब मेजरमेंट भी नहीं बोलेंगे, मतलब मापन ही होता है एक तरीके से, कि किन किन चीजों के अकॉर्डिंग आप किसी यूनिट सेल को ऑब्जर्व करते हैं, समझ सकते हैं एक तरीके से कि उसमें ऐसे क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर शेप देगा। ठीक है, तो वो कहलाते हैं इसके पैरामीटर। अगर मैं बात करूं यूनिट सेल के कितने पैरामीटर होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं? 6 पैरामीटर इसके होते हैं। क्या होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं। अगर मैं किसकी बात करूं, 3 डायमेंशनल की बात करती हूं। ठीक है, 3 डायमेंशनल की बात करती हूं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सियल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 3 होते हैं वो एक्सियल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सियल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब क्या है कि जो क्रिस्टल होता है उसकी एग्जैक्ट क्या है, जो आपका स्ट्रक्चर वहां पे ड्रॉ करना आसान नहीं होता, तो अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको कहा था यूनिट सेल को लेके चलते हैं। और हम यहाँ पर एक तरीके, अगर मैं बात करूं कि एक क्रिस्टल को किस तरीके से मान के चलते हैं, क्यूबिकल फॉर्म में ज्यादातर लेकर चलते हैं। अगर देखो एक मैं क्रिस्टल लेके चलती हूँ, कॉम्प्लिकेटेड क्रिस्टल है, ये मैं क्रिस्टल ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूं। आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा तिरछा हो गया ये। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो टोटल 8 क्यूब हैं। कितने हैं टोटल? 8 क्यूब है, जिसमें से देखिए बच्चे एक क्यूब तो मेरे पास ये वाला है, ठीक है, एक क्यूब तो क्या हो गया मेरे पास में, ये वाला हो गया। ऐसे ही क्या होगा, एक जो क्यूब होगा वो कहा, यहां पर होगा। एक क्या हो गया पीछे की साइड में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हैं? 8 क्यूब मैंने यहां पर बनाए हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा आपको अब लग भी रहा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ इसकी एक यूनिट उठा के चलते हैं, जिसको आप यूनिट सेल बोलते हो। तो यानी कि मैं एक क्यूब को उठाकर लेके चलती हूँ। ठीक है, और उस क्यूब के ही पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, और बाकी के जितने भी यूनिट सेल होंगे वो इन्हीं पैरामीटर से क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास क्या है, ये क्यूब है, तो यहां पर कौन कौन से मेरे पास पैरामीटर होंगे। तो जो पैरामीटर मेरे पास है, तो ये पहले मैंने कहा 3 तो क्या होंगे, एक्सियल लेंथ होंगी। तो लेंथ को कौन सी होंगी, ये वाली जो आपको लेंथ दिखाई दे रही है, ये वाली,
इसको मैं कहती हूँ ए। बच्चे ये जो आपके पॉइंट्स के नाम बता रही हूँ ये फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, कभी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आप। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है ये कहलाती है बी, और ये वाली जो इस एक्सिस में जो लेंथ रहेगी वो कहलाएगी लेंथ सी। तो 3 पैरामीटर कौन से हो गए आपके पास में, ए, बी और सी पैरामीटर आपके पास में हो गए। इसके अलावा मैंने कहा था 3 एक्सियल एंगल आपके पास में है। तो 3 एक्सियल एंगल कौन से हैं? पहला जो आपका एक्सियल एंगल आता है वो आता है, यहां पर देखना, ये आता है बी और सी के बीच में। ये आपका बी है, ये क्या है सी। तो बी और सी के बीच में ये जो इनके बीच में जो एंगल होगा ये कहलाता है एंगल अल्फा। ठीक है, ये ए और सी के बीच में जो एंगल है आपका, ये एंगल होगा आपका बीटा। और ये जो ए और बी के बीच में, ये ए है ये बी, और इसके बीच में जो एंगल होगा ये आपका एंगल कहलाएगा गामा। तो आपके पास में जो एक्सियल एंगल है वो कौन से हैं? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। तो ये जो 6 पैरामीटर होते हैं जो किसी यूनिट सेल के हमें पता होने चाहिए। अल्फा, ए, बी, सी ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सियल लेंथ। और अल्फा, बीटा, गामा ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सियल एंगल। एंगल मैं दोबारा से बता रही हूं, बी एंड सी के बीच में, बी और सी के बीच में है अल्फा, सी और ए के बीच में है बीटा, और आपका ए और बी के बीच में जो है वो है गामा। ये है, ठीक है। तो अब ये जो आपके पैरामीटर बने, इन पैरामीटर के बेसिस पे अलग अलग क्या बने हमारे पास में, यूनिट सेल्स बन के आई। ठीक है, क्या बन के आई? क्रिस्टल की यूनिट सेल निकल के आई। तो इन्हीं सेल्स, क्योंकि देखो एंगल वेरी कर सकते हैं, एंगल चेंज हो सकते हैं, हो सकता है कि तीनों एंगल इक्वल हो सकता है कि तीनों ये जो आपकी लेंथ है ए, बी, सी ये लेंथ इक्वल हो सकता है कि ए और बी की लेंथ सेम है, ए और अल्फा और बीटा एंगल इक्वल है। तो इस पर बेस्ड क्या बनाई गई? यूनिट सेल्स बनाई गई। ठीक है, तो हमारे पास में बचे 7 अलग अलग सिस्टम निकल के आए इसी तरीके से कि अल्फा बीटा इक्वल हो, एंगल क्या हो इनके बीच में, क्या वो इक्वल है या फिर इक्वल नहीं मान के चलते हैं। तो इस तरीके से टोटल 7 सिस्टम निकल के आए। तो वो सिस्टम के बारे में मैं यहां पर बात करूंगी। तो कौन कौन से सिस्टम होंगे? उन सिस्टम की एक्सियल लेंथ, क्योंकि एक्सियल लेंथ भी तो वेरी करेगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या बन रहे, सिस्टम बन रहे हैं। ठीक है, एक्सियल एंगल, ठीक है, और एक आधा क्या देखेंगे, उनका एग्जाम्पल भी हम स्टडी करेंगे। तो ये जो मैं 7 सिस्टम बता रही हूँ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक आधा क्वेश्चन में, मतलब 1 नंबर में ही मोस्टली बनता है। अगर बात करें तो एमसीक्यू बनने के काफी चांसेस होते हैं, कहीं तो 90% चांसेस होते हैं कि ये जो मैं टेबल बनाऊंगी इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आने का। ठीक है, तो पहला जो सिस्टम होता है वो हो सकता है क्यूबिक। और आपको पता है क्यूब में क्या होती है, सारी लेंथ्स इक्वल होती हैं। सो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। सो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, और कितने एंगल होता है उसमें? 90 डिग्री का एंगल होता है क्यूबिक के अंदर। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं। इस तरीके के जो एग्जाम्पल होते हैं, डायमंड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्यूबिक सिस्टम के एग्जाम्पल। उसके बाद में सेकंड सिस्टम आता है हमारा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल के अंदर क्या होगा बच्चे, ए और बी तो इक्वल होंगे, जो ए और बी है वो तो इक्वल होंगे, बट ये दोनों सी के इक्वल नहीं होंगे। सी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहां पर अल्फा बीटा के इक्वल होगा, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी कि तीनों एंगल इक्वल है। ठीक है, और तीनों एंगल 90 डिग्री के ही इक्वल होंगे। इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप, SnO2 ले सकते हैं, टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड आता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, और इसको हम रोम्बिक भी बोलते हैं, रोम्बिक। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि कोई भी लेंथ इक्वल नहीं होती। ठीक है, कोई भी लेंथ इक्वल नहीं होती। ठीक है, क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। बट जो एंगल होते हैं वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, 90 डिग्री के ही इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, KNO3, K2SO4, BaSO4, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप एक आधा एग्जाम्पल अपनी तरफ से याद कर सकते हैं। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो फोर्थ आता है मोनोक्लिनिक।
क्या आता है बच्चे, मोनोक्लिनिक आता है। मोनोक्लिनिक में क्या होती है, इसमें भी सेम चीज है कि तीनों के तीनों जो लेंथ्स होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी। ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। और जो एंगल है, एंगल ध्यान से देखिएगा कि जो अल्फा है वो गामा के इक्वल है। अल्फा इज इक्वल टू गामा और दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के हैं, बट ये दोनों बीटा के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O। ठीक है, अच्छा लेड क्रोमेट बोल सकते हैं आप, PbCrO4। ओके, अच्छा मोनोक्लिनिक और रोम्बिक आपके क्या होते हैं, सल्फर की भी फॉर्म होती है। सल्फर आपका दो फॉर्म में मिलता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो रोम्बिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर का एग्जाम्पल भी आप इसमें दे सकते हैं। फिफ्थ आता है आपका ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होते हैं, तीनों इक्वल नहीं होते। ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसके अंदर अगर एंगल की बात करें तो कोई भी एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं होता। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा, गामा इवन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एसिड में एग्जाम्पल दे सकते हैं इसी का। सिक्स्थ की अगर मैं बात करूं तो सिक्स्थ आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, और इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो ट्राइगोनल। ठीक है, इसमें क्या होगा, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अगर एंगल की बात करें तो अल्फा बीटा के इक्वल होता है और गामा के इक्वल भी होता है। ठीक है, मतलब तीनों एंगल इक्वल होते हैं, बट तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, कोई और एंगल इनके बीच में होता है। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। सेवंथ अगर मैं बात करूं, मैंने कहा था सेवंथ सिस्टम है, तो सेवंथ आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना आपका हेक्सागोनल, कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होती है, ये वाली और ये वाली लेंथ तो इक्वल होती है, बट ये वाली लेंथ क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। तो यहां पर क्या होगा, अल्फा बीटा के इक्वल तो होगा, वो क्या होगा 90 डिग्री, बट जो यहां पर गामा होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला, ये कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, ये होता है आपका 120 डिग्री। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं ग्रेफाइट का, है ना, कल ही हम लोगों ने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा था। मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, ये सारे क्या है, इसी के ही एग्जाम्पल है। तो बच्चे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये जो सेवंथ सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसके जो पैरामीटर्स है वो आपको विद नेम और उनके पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए बहुत। तो आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से इनको लर्न करना है। थोड़ा बहुत अपनी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन आप एक्सेल लेंथ से इनको याद कर सकते हैं कि फर्स्ट केस मेरा क्या था कि कोई भी तीनों इक्वल थे, फिर एक इक्वल नहीं था, फिर उसके बाद लगातार तीनों में से कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। फिर से क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख सकते हैं, रिपीट हो रहा है कि एक इक्वल नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, लास्ट में तीनों इक्वल है। वो अपनी अपनी वे है, आप इनको किस तरीके से याद करते हैं, बट इनको आपको याद जरूर करना है। जब अगर मैं इन तीनों की बात करती हूँ, तीनों क्रिस्टल्स की बात, सॉरी सात के साथ सिस्टम की बात करती हूँ, तो एक कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन क्या निकल के आया, अगर क्यूबिक सिस्टम को आप देखें, ये जो क्यूबिक सिस्टम आपको नजर आ रहा है, तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो लेंथ भी सभी इक्वल है, एंगल भी सभी इक्वल है और 90 डिग्री के इक्वल है। तो जो क्यूबिक सिस्टम होता है वो क्या माना जाता है, सबसे सिमेट्रिक सिस्टम माना जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं दूसरे किसी एंगल की, यहां पर देखो कि जो आपका ट्राइक्लिनिक है, इसमें ना तो लेंथ इक्वल है, ना ही एंगल इक्वल है और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं है। तो जो आपका ट्राइक्लिनिक सिस्टम है बच्चे, ट्राइक्लिनिक सिस्टम है, ये सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम में से माना जाता है, अनसिमेट्रिकल सिस्टम। ठीक है, एसिमेट्रिक सिस्टम बोल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल सिस्टम बोल सकते हैं। तो ये दोनों आपको सिस्टम पता होने चाहिए। सबसे सिमेट्रिक कौन सा है, आपका क्यूबिक है, और एसिमेट्रिक क्या है, आपका ट्राइक्लिनिक है।
तो यूनिट सेल के जो है मैंने कहा था 2 कैटेगरी में हम क्या करते हैं, यूनिट सेल को डिवाइड कर देते हैं कि यूनिट सेल किस किस से मिलकर बनी होती है, हमने पढ़ा भी था। परिमिटिव यूनिट सेल और नॉन परिमिटिव यूनिट सेल, या फिर आप जिसको क्या बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने परिमिटिव की बात करें तो अब यहाँ पर परिमिटिव में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जिससे आपका क्रिस्टल बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। बच्चे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अब हमारा कि परिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब नॉन परिमिटिव में क्या होते हैं, नॉन परिमिटिव में कहेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट not only at corners of the unit cells but also some other position। सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे नहीं और पोजीशन पर भी क्या है ये देखने के लिए दिखते हैं, मतलब हमें मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में जिक्र करूंगी कौन कौन सी पोजीशन पर ये मिलते हैं। तो जब ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही होंगी तो आप अपने माइंड में देखो, थोड़ी सी आपको इस चैप्टर में इमेजिनेशन से काम लेके करना है। ठीक है, आप अपने माइंड में आप जिस कमरे में बैठे उस कमरे को लेके चलिए। कमरा आपका क्यूबिकल फॉर्म में है, ठीक है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर भी है तो चल जाएगा, लेकिन मान के चलिए कि वो एक क्यूबिकल फॉर्म में ही है क्योंकि मेनली हमें एक क्यूब से मतलब है। ठीक है, तो उसी से रिलेट करके मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो परिमिटिव यूनिट सेल का एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, किसी भी यूनिट सेल को क्या मान के चलते हैं बच्चे, एक क्यूब कंसिडर करके चलते हैं, है ना। क्या कंसिडर करके चलते हैं, एक क्यूब कंसिडर करके चलते हैं। तो परिमिटिव यूनिट सेल में ये क्या कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जिन और पार्टिकल्स को आप किससे शो करते हैं, डॉट से, तो वो कहां पर प्रेजेंट होंगे, ओनली एट कॉर्नर्स। कहां पर होंगे, केवल कॉर्नर पे। तो वो आपके यहां पर क्यूब का कॉर्नर क्या है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला। जैसे आपके रूम होते हैं, रूम के कितने कॉर्नर्स होते हैं, रूम के कितने कॉर्नर्स होते हैं, खुद बताइए पहले, कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, राइट। एक तो आप अपनी रूफ ले लीजिए, रूफ के ऊपर रूफ क्या हो गया, ये वाली रूफ हो गई कमरे की, तो 4 कॉर्नर्स तो ये हो गए। ठीक है, 4 कॉर्नर्स क्या हो गए, ये हो गए। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है हमारे पास में। क्लियर। उसके बाद में आते हैं नॉन परिमिटिव में। नॉन परिमिटिव में कहता है कि कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट कॉर्नर्स, मतलब कॉर्नर्स पे तो है ही, इसके अलावा अदर पोजीशन पर भी है। तो अदर पोजीशन कौन कौन सी होती है, इसमें से मेनली जो होती है, मेनली होती है 3 टाइप्स की, मेनली होती है 3 टाइप की, जिसमें पहला आता है FCC। इसको हम क्या बोलते हैं, SCC भी बोलते हैं। इस वाले को SCC भी बोलते हैं। SCC होता है सिंपल क्यूबिक सेल। सबसे सिंपल की जो बात करें, सिंपल में सिर्फ आपके कॉर्नर साइड होते हैं। ये मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रही हूं क्योंकि आगे जाके हम बार बार शॉर्ट फॉर्म का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, FCC होता है आपका फेस सेंटर्ड सेल। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में कहूं तो कहता है व्हेन द पार्टिकल, ये कब बनता है, व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, when the particles are present not only at corners but also at the center of each face of unit cell। ठीक है, अब यहां पर फेस क्या है ये हमें देखना है। आपके कमरे हैं, घर में कमरे, आप जिस रूम में बैठे हैं, ठीक है, उस रूम में क्या है, वॉल्स है, दीवारें है ना। दीवार जो है जिनको आप वॉल्स कहते हैं जैसे, तो वो जो दीवार है वही फेस है। मैंने कहा था आप रूम को कंसीडर करके चलिएगा, उस रूम से ही हम इन चीजों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जो आपके रूम्स की जो दीवारें हैं ना, वही क्या है, फेस है।
ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर इसने क्या बोला है कि जो पार्टिकल्स है वो कहां पर है, कॉर्नर्स पर भी है और साथ साथ कहां पे कहता है, ईच फेस पर भी है, कॉर्नर्स पे भी है और ईच फेस पे भी है। तो पहले तो कॉर्नर्स पे बना देते, तो कॉर्नर्स हमारे पास बचे कितने हैं, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं आपको फिर से बोल रही हूं, थोड़ी सी इमेजिनेशन लगानी है। तो कॉर्नर्स तो हो गया, कॉर्नर हम कर चुके। इसके अलावा क्या बोलता है, फेसेस, दीवारें कितनी हैं बताइए। आप जहां बैठे हैं, आपके जहां फेस है सामने क्या है, दीवार। आपके बैक साइड में क्या है, दीवार। लेफ्ट में क्या है, दीवार। राइट में क्या है, दीवार। 4 हो गई। आगे पीछे, लेफ्ट राइट, और एक जो रूफ है वो भी तो एक क्या है, फेस है, एक रूम का फेस है, एक है ना। और जो फ्लोर है वो भी क्या है, फेस है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 6। एक हो गया रूफ पर, ठीक है, एक हो गया फ्लोर पर, एक हो गया राइट साइड, एक हो गया लेफ्ट साइड, एक हमारे फ्रंट साइड में, ये आगे की दीवार है बच्चे, थोड़ा सा सोच के चले, ये आगे की जो आपकी दीवार है वो वाली है, और ये पीछे वाली दीवार है। तो टोटल कितने हो गए, 6। तो फेस सेंटर्ड क्या होते हैं, फेस सेंटर्ड अगर आपसे सेल पूछे तो फेस सेंटर्ड सेल वो सेल होती है जहां पर जो पार्टिकल्स है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो ना सिर्फ कॉर्नर पे, इवन कहां पर प्रेजेंट होते हैं, फेसेस पे, इनको बोलते हैं फेसेस पे, किसके, यूनिट सेल के। ओके, उसके बाद में सेकंड आता है आपके पास में एंड सेंटर्ड सेल। एंड सेंटर्ड सेल, एंड सेंटर्ड सेल क्या होते हैं, इसको हम ईसीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नाम से ही है ना, ईसीसी, FCC, ठीक है। When in addition to the particles, when in addition to the particles at the corners, there are particles at the center of two opposite faces। ठीक है, क्या बोलता है, एंड सेंटर में, मतलब शुरुआत खत्म। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर के गेट से एंट्री की तो खत्म कहाँ होगा आपका रूम, लास्ट दीवार पे। तो यानी कि एंड सेंटर की बात कर रहा है, शुरू होके खत्म। तो मैं इसके अंदर कौन से 2 फेसेस आपको देखने को मिले, एक स्टार्टिंग का और एक लास्ट का, एक स्टार्टिंग का और एक लास्ट का। और जो स्टार्टिंग और जो लास्ट वाला एक दूसरे की क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये तो नहीं है ना ऐसे घूम के बताओगे कि हाँ ये वाला एंड आ गया, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो 2 अपोजिट जो सेंटर्ड, अपोजिट जो फेसेस होंगे एक रूम के, 2 अपोजिट जो फेसेस होंगे, प्लस में जो कॉर्नर्स है वो हमें क्या करने हैं, काउंट करने हैं। तो क्या क्या बोला इसने, कॉर्नर्स बोला है, और क्या बोला है बच्चे, 2 अपोजिट फेसेस के बारे में ये हमें बता रहा है। तो वो हमें क्या करने हैं, इसमें इंक्लूड करने हैं। तो जैसे ये आपका क्या है, रूम है, ये क्या है आपका रूम है। तो कहां कहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है बच्चे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर तो होंगे ही। ठीक है, प्लस में इसने क्या कहा बोला है, सिर्फ 2 फेसेस लेने हैं। वो 2 फेसेस आप लेफ्ट राइट वाले ले सकते हैं, अप एंड डाउन, फ्लोर एंड रूफ जिसको आप बोल रहे हैं, एंड फ्रंट और बैक साइड वाला कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने ये ऊपर और नीचे यानी कि फ्लोर और जो आपकी रूफ है ये 2 ले लिए। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, ईसीसी। ठीक है, इसी में आपका थर्ड आता है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड सेल, इसको आप कहते हैं BCC, BCC। तो इसको क्या कहेंगे हम, व्हेन इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स there is one particle present at the center within the body। ठीक है, यानी कि कहां कहां पे कह रहा है बच्चे ये, कि
कहां पर हो, एक तो कॉर्नर्स पे हो और एक क्या हो, विद इन द बॉडी हो, सेंटर के में विद इन द बॉडी हो। जैसे आपका एक रूम है, जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम के बीचों बीच एक सेंटर होगा, मतलब ये पूरा बड़ा रूम है, कहीं बीच में एक सेंटर होता है, ना तो नीचे ना ऊपर ना लेफ्ट में ना राइट में, बिल्कुल कहीं बीच में लटकता हुआ कोई एक सेंटर होता है। सेंटर ना तो लेफ्ट में ज्यादा हो सकता है ना राइट में। सेंटर का मतलब सेंटर कि हर एक कॉर्नर से क्या हो, हर एक कॉर्नर से क्या हो, डिस्टेंस क्या हो उसकी इक्वल हो, आठों के आठों कॉर्नर से, यानी कि इसका कोई अगर इसकी बात करते तो कहीं बीच में ऐसे सेंटर लटक रहा होगा कि हर एक कॉर्नर से क्या आ जाए, इक्वल डिस्टेंस आ जाए। तो ये जो होता है आपका क्या क्या कहलाता है, बीसीसी। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चे, बीसीसी। ठीक, तो ये तो क्या हो गए कॉर्नर्स, ये तो क्या हो गए बच्चे, कॉर्नर्स हो गए। और एक इसने बताया बॉडी सेंटर, जो कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में। याद रखना एक यूनिट सेल के अंदर एक ही बॉडी सेंटर हो सकता है। भाई आपके एक रूम में दो सेंटर हो सकते हैं क्या? क्या आप इधर को किसी को सेंटर बोल देंगे, ये तो इसके क्लोज हो गया, इससे दूर हो गया? नहीं, सेंटर किसी भी लैटिस के अंदर, सेल के अंदर सिर्फ एक ही होता है। तो बॉडी सेंटर कितना होता है, सिर्फ एक। तो ये वाला देखो, ये हमने किसके लिए पढ़ा था, एससीसी के लिए, है ना, ये हमने पढ़ा एससीसी के लिए। ये हमने किसके लिए पढ़ा, एफसीसी के लिए। ये किसके लिए था, ईसीसी के लिए। और ये किसके लिए था, हमारा बीसीसी के लिए। ठीक है बच्चे, इसके अलावा एक और आता है, हालांकि जो है एच सेंटर, पहले तो इसको हम इसी के अंदर इंक्लूड किया करते थे, लेकिन अब इसका एक पार्ट नहीं माना जाता, बट फिर भी इसको पढ़ते हैं हम। ठीक है, वो फोर्थ जो पार्ट आता है वो आता है एज सेंटर, एज सेंटर्ड सेल। एज सेंटर्ड सेल को भी रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, ईसीसी। लेकिन अब मैंने कहा जैसे कि इसको हम कम ही पढ़ते हैं। तो एज सेंटर्ड सेल में क्या होता है कि जो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, ठीक है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। प्लस में कहा होंगे, एजेस पे, सेंटर ऑफ ईच एजेस, सेंटर ऑफ ईच एजेस। जैसे ये आपकी क्यूब है, गड़बड़ हो गई, ये आपकी क्यूब है, तो कहां कहां पे मिलेंगे, एक तो आपके कॉर्नर्स पे, एक किनारों पे। जैसे कि एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से इस लाइन से मिला हुआ है, अपने कमरे को देखिए, एक कॉर्नर, तो ये क्या है, किनारा, ये क्या है, किनारा, ये क्या है, किनारा। इवन ये जो साइड में है लंबे, इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, यानी कि रूफ वाला कॉर्नर और फ्लोर वाला कॉर्नर, ये भी क्या है, एज माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाएगा बच्चे, एज माना जाएगा। तो ये जो एज है, इसका जो सेंटर होगा, ये वाले, ठीक है, ये वाले, इनका जो सेंटर होगा, ये क्या कहलाते हैं, आपके एज सेंटर। तो टोटल कितने एजेस होते हैं हमारे पास में, 12। कितने होते हैं, 12 एज सेंटर होते हैं। 12 कैसे हुए, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 साइड में भी तो हो गए, 9 10 11 12। ठीक है, तो टोटल कितने एजेस होते हैं हमारे पास में, 12। तो दोबारा देखिए, कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। फेसेस कितने होते हैं, फेसेस तो कितने होते हैं हमारे पास में, 6। एंड सेंटर कितने होते हैं, 2। बॉडी सेंटर कितना होता है, 1। एजेस कितने होते हैं, 12। ठीक है, ये याद रखनी है चीजें, क्योंकि ये अभी काम आएंगी हमारे आगे। तो बच्चों देखिए, हमने अभी 7 सिस्टम्स पढ़े थे, जिसमें क्यूबिक, टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, रोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ये सारी चीजें हमने पढ़े। तो 7 सिस्टम हमने पढ़े। उसके बाद में हमने उनकी यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा कि जो यूनिट सेल्स होती है वो फर्दर डिवाइडेड होती है, एससीसी, एफसीसी, बीसीसी, ठीक है, ईसीसी, इन सब में। तो अब क्या है, वो जो सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किए थे,
ठीक है, वो जो सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किए थे बच्चे, तो वो जो सिस्टम थे उनको हम एफसीसी बीसीसी में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि एक ही सिस्टम को फर्दर हम एफसीसी की है ये बता दें कि इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो इस एफसीसी में एफसीसी लाइक होगा, वो बीसीसी लाइक होगा। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर हमारे 14 सिस्टम बनते हैं, 14 लैटिसेस बनते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेवियासिस लैटिसेस। क्या बोलते हैं बच्चे? ब्रेवियस लैटिसेस बोलते हैं हम इनको, ठीक है, ब्रेवियस लैटिसेस हम इनको बोलते हैं। और ये कितने हैं टोटल? हमारे पास 14 हैं। इन्हीं 7 सिस्टम से मिलके बने हैं, जिसमें हमारे 3 क्यूबिक के आते हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। 2 आते हैं मेरे टेट्रागोनल के, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। 4 आते हैं मेरे ऑर्थोरोम्बिक के, जिसमें सिंपल, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। 2 आते हैं मोनोक्लिनिक के, सिंपल और एंड सेंटर्ड। 1 आता है ट्राइक्लिनिक विच इज सिंपल, ठीक है। रोम्बोहेड्रल में आता है सिंपल और हेक्सागोनल में भी आता है सिंपल। ये जो सिंपल मैं बार बार बोल रही हूँ, सिंपल का मतलब है कि जो आपके एटम या मॉलिक्यूल है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है सिर्फ, यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में ये बताता है, ठीक है। इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, वो आती है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। क्या आती है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है, कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं। भी फेसेस पे भी कह रहे हो आप, एजेस पे भी बोल रहे हो, ठीक है, आप कहाँ पे बोल रहे हो, बॉडी सेंटर में भी बोल रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कॉर्नर्स पे, एक यूनिट सेल की है, मैंने कहा क्रिस्टल के अंदर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, क्रिस्टल की एक यूनिट पढ़ रहे हैं, तो उस यूनिट के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो पहला आता है, अगर मैं कहूं कि जो एक एटम है, एन एटम शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, कि जो एक आपका क्या होता है, एटम होता है, वो 8 यूनिट सेल से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है वो ध्यान से देखिएगा। देखो, मैंने एक क्यूब बनाया, ठीक, एक क्यूब के मैंने अब 2 पार्ट कर दिए, एक पार्ट ये रहा, 2 पार्ट, यानी कि 2 क्यूब बन चुके हैं आपके, ठीक है। अब देखो कितने क्यूब्स बन गए, 1 2 3 4, 4 क्यूब्स बन गए, ठीक है। कितने क्यूब्स बन गए बच्चे? 4 क्यूब्स बन गए। इसके बाद में अब देखिए, अगर मैं इस पार्ट की बात करती हूं, ठीक है, बीच वाले को भूल जाइए, इस वाले को भूल जाइए, सिर्फ इस लेयर की बात करते हैं, इस वाली लेयर की बात। तो इस लेयर की बात करें तो ऊपर एक है, नीचे एक है, 2 लेयर, ठीक है। अब इन ऊपर वाले को भी मैंने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो कितने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं? इसको भी ले लीजिए, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही ये रहा, ठीक है, 1 2 3 4, ध्यान से देखना है आपको ये चीज। 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, 5 6 7 8, बाउंड्री और बनानी है जस्ट इनकी। ये देखिए, ये वाला रूम यही है, ये वाला इसी से रिलेटेड है, ये वाला, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको ये चीज ध्यान, थोड़ी सी भी आप अगर फोकस से देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियरली दिखाई देगी। तो ये वाला क्यूब देखिए आप, ये वाला फ्रंट वाला, तो कितने क्यूब बन गए टोटल? 1, इसके पीछे 2 3, इसके पीछे 4 5 6 7 8,
ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपका ये क्यूब है, क्यूब भी क्या बच्चे, आप अपना एक कमरा, अपने खुद के कमरे को ही क्या कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो आपके एक कमरे से आप कितने एक ही दीवार से कितने दीवारें और जोड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास में ये वाला कॉर्नर है, ठीक है, इस कॉर्नर से क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक कमरा तो ये बना दिया आपने, ठीक है। अच्छा, एक कमरा कहीं इधर बना देंगे, इससे एक कमरा इधर बना देंगे, एक कमरा आपने इधर बना दिया, 4 कमरे। अब मान लेते हैं ये तो था नीचे, इसके ऊपर आप छत पे यानी कि अपना जो फर्स्ट फ्लोर होता है वो भी तो बना सकते हैं ना, तो ऊपर के लिए भी ये जुड़ जाएगा, उसके ऊपर ये जुड़ जाएगा, इसके ऊपर, यानी कि 4 और ऊपर। तो ये जो कॉमन है ये टोटल 8 कमरों को जोड़ रहा है एक कोना, ऐसे ही ये वाला 8 कोनों को जोड़ेगा। तो यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि एन एटम इज शेयर्ड बाई 8 यूनिट सेल, की कोई एक एटम है वो 8 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है। तो जो एक है, एक कॉर्नर्स जो है कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो एक यूनिट सेल में इसका देखो, एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल को जोड़ रहा है, तो एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8। इस केवल इसके लिए इसका कंट्रीब्यूशन 8 हिस्से में कर देंगे, 8वां हिस्सा इसके हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट आता है, क्या कहता है, दैट एन एटम, फेसेस की बात कर रही हूं, तो जो फेसेस है वो क्या करता है, इज शेयर्ड बाय या शेयर्ड बिटवीन लिखूंगी 2 यूनिट सेल्स। जैसे आप अपने कमरे की दीवार ले लीजिए, ये वाली दीवार ले लीजिए, ठीक है, ये एक अपने साथ में कितने रूम्स ज्वाइंट कर सकते हैं, एक जो अपने कमरा, एक दीवार लिया आपने, ठीक है, एक कमरा आप इधर बना सकते हैं, एक कमरा आप इधर बना सकते हैं। क्या ऊपर वाला तो किनारा हो गया ना, वो रूफ तो, दीवार तो आपकी ये है, पूरी वाली दीवार तो पूरी ये है ना, तो एक कमरा इधर बनेगा, एक कमरा ये, तो कितनी 2 यूनिट सेल से ये आपस में जोड़ सकता है। तो एक यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल की ही बात करेंगे तो एक से कितने में जुड़ा, 1/2। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम कितना हो जाएगा बच्चे, 1/2। ऐसे ही थर्ड आता है आपका बीसीसी के लिए। ठीक है, तो बीसीसी तो मैंने आपको पहले ही कहा था, वो कहां पे होता है, बिल्कुल सेंटर में। तो अगर बीसीसी की बात करें तो बेटा कमरे में एक ही होता है, तो ये अब अगर आपने किसी दूसरे कमरे की बात की, यहाँ पर एक और कमरा जोड़ दिया, तो सेंटर तो इनका कुछ और बन जाएगा ना। तो एक यूनिट सेल का केवल एक ही क्या होता है, एक से ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो क्या होता है, सिर्फ इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एज सेंटर की बात करते हैं, ठीक है, एज सेंटर की बात करते हैं, तो एक कॉर्नर कितने रूम से जुड़ा होगा, एक रूम, देखो ये वाला एग्जांपल एक कमरा आपने इधर बना दिया, एक कमरा आपने इधर बना दिया, एक इसी कॉर्नर से जुड़ते हुए ऊपर बनाएंगे और एक इसी कॉर्नर से जुड़ता हुआ इसके इस साइड में ऊपर बनाएंगे। तो ये कॉर्नर कितना बना, 1, 2 और इससे ऊपर 3 और इससे ऊपर इधर 4, तो टोटल कितने हो गए, 4। ठीक है, तो 4 यानी कि एक कॉर्नर 4 यूनिट सेल को जोड़ रहा है। तो एक यूनिट सेल के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बच्चे, 1/4। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो बच्चे ये चीज आपको थोड़ा सा और ध्यान से देखनी है कि पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ टोटल एटम बचे कितने। देखो आपने कह दिया कि भाई यूनिट सेल के अंदर फेसेस के इतने हैं, एससीसी के इतने, तो टोटल अगर काउंट करके चले तो कितना होगा। तो अगर मैं एससीसी की बात करती हूँ तो एससीसी में सिर्फ आप क्या काउंट करते हैं, कॉर्नर्स। ठीक है, कॉर्नर्स में कितना, कॉर्नर्स कितने आपके पास में, टोटल 8। ये तो सिर्फ एक कॉर्नर के लिए आपने देखा था ना, तो एक कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/8। टोटल कॉर्नर्स कितने हैं आपके पास में, 8। तो इसके अकॉर्डिंग एससीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 1। इसके अलावा मैं बात करती हूँ एफसीसी। तो एफसीसी में आप क्या क्या मान के चलते हो, आप कॉर्नर्स मान के चलते हो, प्लस में क्या मान के चलते हैं, फेसेस। तो कॉर्नर्स आपके पास में कितने हैं, 8। ठीक है, एक के लिए कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल का 1/8, प्लस में फेसेस आपके पास में है टोटल 6, लेफ्ट राइट आगे पीछे जो हमने पढ़ा था ऊपर नीचे। ठीक है, और एक के लिए कंट्रीब्यूशन यानी कि एक दीवार 2 यूनिट सेल से जुड़ी है, तो एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन 1/2, सो 1/2। तो यहां से आएगा 3 और यहां से आएगा 1, तो 1 + 3 = 4। तो एफसीसी में कितने आ जाएंगे, 4। ऐसे ही हम करेंगे बीसीसी में। तो बीसीसी में आपके क्या आ जाएंगे बच्चे, कॉर्नर्स आ जाएंगे, प्लस में क्या आ जाएगा आपका, बॉडी सेंटर।
ठीक है। तो कॉर्नर्स में कितने हैं 8 इंटू 1/8 प्लस में बॉडी सेंटर आपका कितना आ जाता है एक यूनिट सेल में 1 तो 1 तो टोटल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही आप कैसे निकाल सकते हो एंड सेंटर का निकाल सकते हैं। एंड सेंटर में क्या आएगा कॉर्नर्स आते हैं प्लस में क्या आता है एंड सेंटर आता है। ठीक है। कॉर्नर्स कितने हैं 8 इंटू 1/8 प्लस में एंड सेंटर कितने हैं 2 ही है। 2 अपोजिट फेसेस तो एक के लिए कितने के लिए भाई अगर आप छत की बात करते हो तो छत क्या है एक तो एक कमरे की छत हो सकती है और दूसरी ऊपर वाली बिल्डिंग के लिए वो फर्श का काम कर सकती है। तो क्या हो जाएगा 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये क्या आ जाएगा इधर से 1 इधर से 1 तो टोटल कितना आ जाएगा 2। लास्ट में हम पढ़ते हैं एच सेंटर को लेके। एच सेंटर में क्या आ जाएगा कॉर्नर्स। तो एज सेंटर के अंदर क्या है बच्चे हमारे पास में कॉर्नर्स है और एजेस है। तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन हम लोग देख चुके हैं 8 इंटू 1/8 प्लस में एजेस देखिए एजेस कितने होते हैं बच्चे हमारे पास में 12 हमने पढ़े थे 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइड वाले। ठीक है। एक का कंट्रीब्यूशन यानी कि एक एज ये वाला एज था एक कमरा इधर एक कमरा इधर एक इस नीचे वाले कमरे के ऊपर वाला तो टोटल कितना होता है 1/4 तो 3 तो यहां से कितना आ जाएगा 1 + 3 = 4। तो क्या है एससीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे पर यूनिट की बात चल रही है एक यूनिट में पर यूनिट सेल में 1 एफसीसी में 4 बीसीसी में 2 एंड सेंटर में 2 और एच सेंटर में 4। तो बच्चे ये चीज आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है कि किस तरीके से कंट्रीब्यूशन है। बहुत इजी है एक बार करके देख लेना इजीली आप क्या कर लेंगे इनको फाइंड आउट कर लेंगे और ये बातें आपको याद भी रखनी है। आगे आपका जो पैकिंग फ्रैक्शंस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड और क्या है कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन में जब ये चीजें बार बार यूज होंगी तो आपको पता होना चाहिए एफसीसी का कंट्रीब्यूशन कितना है भाई 4 है बीसीसी का कंट्रीब्यूशन कितना है 2 है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है। सो बच्चे तब तक आप अपने पढ़ते रहिएगा कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।